कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो फर्स्ट आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स, यानी कि आपको यहाँ पे फोर्स के बारे में बताना है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है कि फोर्स का डायरेक्शन निकालना है। ये तो पूरा क्वेश्चन समझने के बाद आपको पता चलेगा। फोर्स जो बताना है वो फोर्स आपको बताना है 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर, यानी कि हमारे पास 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर है, उनके ऊपर चार्ज कितना है उसका भी वैल्यू आपको दिया जा चुका है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इन दोनों चार्ज स्फीयर को एयर में, यानी कि आपके पास मीडियम का भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, एयर में रखा गया है 3 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि सीधा सा कहने का इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपके पास 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर है जिनके ऊपर जो चार्ज है उनका वैल्यू आपको पता है। इस पूरे चार्ज के सिस्टम को एयर में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है, तो ये एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे उसी का वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन से आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, डायरेक्शन का कोई भी डिस्कशन यहाँ पे नहीं करना है। तो फिजिक्स के जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिले तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आप यह नोट कीजिए कि आपको क्वेश्चन में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में जितने भी इन्फॉर्मेशन आपके पास दिए गए हैं उन्हें हम पहले नोट करते हैं। लेट अस कंसीडर आपके पास कौन कौन से वैल्यू दिए गए थे। तो 2 चार्ज स्फीयर थे, उनके ऊपर कितना चार्ज है उसका वैल्यू दिया गया है, उसे ही हमने कंसीडर कर लिया। Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, वेयर एज Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इसके साथ ही इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है जिसको आपको क्वेश्चन में लिख के बताया गया प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। और आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस को दिखाने के लिए स्मॉल r का यूज करते हैं, तो r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक बात को नोटिस कीजिए कि Q1 और Q2 का जो यूनिट है वो कूलम्ब है, जबकि जो डिस्टेंस है जिसे r से डिनोट किया गया है उसका यूनिट सेंटीमीटर है। आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया जा चुका है कि कूलम्ब जो है वह चार्ज का SI यूनिट होता है, और आप यह जानते हैं कि डिस्टेंस का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर। फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी यूनिट्स को एक ही सिस्टम में लाना पड़ेगा, या तो पूरे को आप SI सिस्टम में कर लीजिए या फिर पूरे को आप CGS सिस्टम में कर लीजिए। तो हमारे पास जो चार्ज का वैल्यू है वह पहले से ही SI सिस्टम में दिया गया है, तो हम काम क्या करते हैं, जो हमारा डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, इसे भी SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको जो भी वैल्यू दिए रहेंगे उन सभी का जो यूनिट है वो SI सिस्टम में लेके ही काम करना है। बहुत ही रेयर केस मिलता है जिसमें हम CGS यूनिट का यूज करते हैं, बाकी जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में आप SI यूनिट लेके ही काम करेंगे। तो क्लास 12 में आपको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर नहीं भी जानते हैं तो आपको एक बार बताया जा रहा है कि हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है। सेंटीमीटर आपका डिस्टेंस का स्मॉल यूनिट होता है, जबकि मीटर जो है वो डिस्टेंस का सेंटीमीटर के कंपेयर में लार्ज यूनिट होता है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम 30 को 100 से डिवाइड करेंगे, जैसे ही 30/100 करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.3 मीटर। तो आपके इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दिया गया था वो आपने नोट कर लिया कि Q1 का वैल्यू कितना, Q2 का वैल्यू कितना, R का वैल्यू कितना, और सभी के यूनिट को आपने एक ही सिस्टम में कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालना है फोर्स कितना होगा, तो उसे हम मान लेते हैं लेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज इज F। जो भी आपके पास 2 चार्ज के सिस्टम है इनके बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसे हमने कैपिटल F कंसीडर कर लिया। अब आप जान रहे हैं कि हमें कूलम्ब्स लॉ का यूज करना है, तो एक लाइन हम उसे ही मेंशन करेंगे फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपको अच्छे से बताया गया था। F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r², और उसी K की जगह आप पुट करते हैं 1/4πε0, तो फाइनल फार्मूला हमें मिल जाता है कूलम्ब्स लॉ का F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आपको सिंपली जो जो वैल्यू दिए गए हैं वो वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देना है। 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको यह मिल जाएगा। 1/4πε0 का वैल्यू होता है
9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो वही आपकी स्क्रीन के सामने शो हो रहा है। सबसे पहले हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू रख दिया, जो मिला f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब हम Q1, Q2 और R का वैल्यू पुट करेंगे। Q1 का वैल्यू हमने रखा 2 इंटू 10 टू द पावर -7, Q2 का वैल्यू रखा 3 इंटू 10 टू द पावर -7, R का वैल्यू रखा 0.3। यहाँ पे R का स्क्वायर है इसलिए हमें मिल गया 0.3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात को और ध्यान से समझिए, जब भी इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हो तो सबसे पहले जो सिंपल नंबर के फॉर्म में होते हैं उन्हें एक साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जो 10 के पावर्स के रूप में आपको मिलते हैं उन सबको एक साथ एडजस्ट करते हुए सॉल्व कीजिए। 9 का मल्टीप्लाई पहले 2 में कीजिए, फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर लीजिए। ये जो सिंपल नंबर है इसे मल्टीप्लाई आपको पहले करना है। उसके बाद जो 10 का पावर 9 है, 10 का पावर -7 है और 10 का पावर -7 है, इन सबको एक साथ एडजस्ट करना है। यानी कि पहले हम सिंपल नंबर को एक साथ काम करेंगे, उसके बाद 10 के पावर को एडजस्ट करते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए 18 हो जाएगा, और 18 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 54 हो जाएगा। फिर 10 के पावर को एडजस्ट कीजिए, 10 के पावर 9, और 9 में से 7 को जैसे ही हम माइनस करने का काम करते हैं तो हमें मिल जाता है 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 2 के साथ जब -7 आएगा तो 2 - 7 हो जाएगा -5। वही यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं f इज इक्वल टू 54 इंटू 10 टू द पावर -5। 0.3 का स्क्वायर करना है, तो जैसे ही आप 0.3 का मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे तो ये मिल जाएगा 0.09। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आया 0.09। तो अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इस 0.09 का जो डेसिमल है उसे हटाएंगे। डेसिमल हटाने के लिए हम 10 का या फिर 100 का जिस प्लेस पे डेसिमल होता है उसके अनुसार हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लेस पे था इसलिए 100 का यूज किया गया। तो डेसिमल हटाने के लिए जो फाइनली हमने लिखा वो मिला 9 इंटू 10 टू द पावर -2। अब इसी को आपको सॉल्व कर देना है। 9 से 54 को आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 6 टाइम्स जाएगा। 9 6 जा 54। आपके पास 10 का पावर -2, 10 के पावर -5 है। -2 को जैसे ही ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा +2। 10 टू द पावर -5 + 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा f इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी चीज़ पूछा गया है वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें कहा गया द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फेयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इसमें ए नंबर क्वेश्चन लिखा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर्स, और बी नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फेयर। यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ पे आपके पास 2 स्मॉल स्फेयर हैं जिनके ऊपर चार्ज का वैल्यू दे दिया गया है। एक चार्ज का वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे चार्ज के ऊपर वैल्यू है -0.8 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका भी वैल्यू दिया गया है 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में यह कहा गया कि हमारे पास 2 स्फेयर हैं और दोनों के दोनों चार्ज स्फेयर हैं, दोनों के ऊपर इतने माइक्रोकूलम का चार्ज है। इन दोनों को एयर में हम रखते हैं, तो एयर में रखने पर इन दोनों के ऊपर जो फोर्स एक्ट करता है उसका वैल्यू दिया गया है 0.2 न्यूटन। अब इसमें आपसे पूछा गया कि यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा। कहने का मतलब इन दोनों चार्ज स्फेयर को हमने एयर वाले मीडियम में रखा है तो 0.2 न्यूटन का फोर्स तो लग रहा है, मगर इन दोनों चार्ज को हमने कितने डिस्टेंस पे रखा है कि 0.2 न्यूटन का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपसे यह भी इसमें पूछ लिया गया कि व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। सेकेंड स्फेयर के ऊपर फर्स्ट वाले स्फेयर के कारण कितना फोर्स लगेगा, यह भी यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो पहले आपको वही अपना पैटर्न अपनाना है सॉल्व करने के लिए कि क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दिया जाए उसे पहले आप नोट करेंगे। क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है कि स्फेयर के ऊपर कितना चार्ज है, उसे हम लिखते हैं लेट Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम। Q2 का भी वैल्यू दिया गया, उसे भी नोट कर लीजिए। Q2 इज इक्वल टू -0.8 माइक्रोकूलम। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि फिजिक्स का क्वेश्चन लगाते समय हम मैक्सिमम SI यूनिट का ही यूज करते हैं। यहाँ पे माइक्रोकूलम आया है तो इस माइक्रोकूलम को हमें कूलम में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज का जो SI यूनिट है वो कूलम है। तो हम काम क्या करते हैं, माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करेंगे। माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज करने के लिए जो भी वैल्यू दिया जाता है उसमें 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो Q1 के 0.4 माइक्रोकूलम को जैसे ही हम कूलम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम।
उसी प्रकार से अगर हम Q2 के वैल्यू को चेंज करें तो Q2 का जो -0.8 माइक्रोकुलाम है ये चेंज होके मिलेगा -0.8 इंटू 10⁻⁻6 कुलाम। ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमें माइक्रोकुलाम से कुलाम में आना हो तो जो भी वैल्यू दिया जाए उस वैल्यू में 10⁻⁻6 से हम मल्टीप्लाई करने का काम करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कितना लग रहा है ये भी बताया गया है, तो उसे भी नोट कर लेते हैं। F = 0.2 न्यूटन। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया था वो तो हमने लिख लिया। अब इसमें जो ए और बी दो अलग अलग क्वेश्चंस थे, पहले हम सॉल्व करते हैं ए नंबर क्वेश्चन को। ए नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना होगा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज स्फीयर इज आर, यानी कि दो चार्ज स्फीयर हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। आप जान रहे हैं कि हमारे पास F का वैल्यू दिया गया, Q1 और Q2 का वैल्यू दिया गया, R का वैल्यू हमें निकालना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो कुलाम्स लॉ का फार्मूला है, तो कुलाम्स लॉ का हम यूज करेंगे। उसे ही मेंशन किया गया फ्रॉम कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ का फार्मूला नोट कीजिए, F = K Q1 Q2 अपॉन R² और K की जगह 1/4πε0 रख के हमें मिलता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब जितने भी वैल्यू आपको मिले हैं वो सभी यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, क्योंकि सबको आपने एक सिस्टम में चेंज कर दिया है, सबके सब SI सिस्टम में आ चुके हैं। F का वैल्यू आपने रखा 0.2, 1/4πε0 का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q2 के वैल्यू को भी रखेंगे, तो Q1 का वैल्यू 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू 0.8 × 10⁻⁻6 और R² वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें R का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है, या फिर ये कहे R का वैल्यू हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अभी आपको तरीका बताया गया था कि जितने भी नंबर वाले सिंपली नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं उन्हें हम एक साथ सॉल्व करेंगे, और जो 10 के पावर है उन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे। डेसिमल को हटाने के लिए 10, 100, 1000 जिस भी कंडीशन में रहेगा, जितने भी प्लेस पे भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डेसिमल हटा के सॉल्व करेंगे। फाइनली सॉल्व करने पे हमें मिलेगा R² = 144 × 10⁻⁻4, यानी कि 144 × 10⁻⁻4 ये आपका R² का वैल्यू आ गया। आपको R का वैल्यू निकालना है, R² का नहीं। तो जैसे ही स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में बन जाएगा, और आप जानते हैं अंडर रूट में 144 ये 12 का वैल्यू है, और अंडर रूट में 10⁻⁻4 को जैसे ही रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2। आपके पास जो आंसर आया वो आया R = 12 × 10⁻⁻2। 10⁻⁻2 को भी एडजस्ट कर लीजिए। तो आप जानते हैं जब भी हम किसी भी वैल्यू में 10⁻- रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डेसिमल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, क्योंकि 10⁻2 है, उसको जब डिवाइड में भेजेंगे तो ये 10⁻+2 हो जाएगा। या फिर ये हम कहें कि जब जैसे ही हमने उसको डिवाइड में भेजा तो वो 12/100 हो गया, और 12 को जैसे ही 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.12 मीटर। आर का SI यूनिट ही यूज करना है, क्योंकि सब आपने SI यूनिट में ही काम किया है। तो फाइनल आंसर आया 0.12 मीटर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर ए था जिसमें दोनों चार्ज स्फीयर के बीच में डिस्टेंस पूछा गया था वो हमें पता चल गया 0.12 मीटर। अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड सॉल्यूशन की तरफ, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर बी में फोर्स निकालना था, तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज F21। ये जो F21 नोटेशन यूज किया गया ये आपको कुलाम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में पूरे डिटेल में समझाया गया था। यहाँ पे बस एक बार और शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए कि हमने लिखा F2 उसके लिए डिनोट करते हैं जिसके ऊपर फोर्स एक्ट करता है, फिर लिखा F21 यानी कि 1 बाद में आया है तो 1 उसके लिए डिनोट हुआ जो फोर्स लगाने का काम कर रहा है। 2 के ऊपर फोर्स लगेगा और जो बाद वाला है 1 वह फोर्स लगाएगा, इसीलिए लिखा गया फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, यानी Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है और Q1 जो है फोर्स लगाने का काम कर रहा है। जो आपका कुलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है उसे यहाँ यूज करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट स्केलर फॉर्म से यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। जब हमारा काम स्केलर फॉर्म से हो जा रहा है तो हमें वेक्टर फॉर्म लगाने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। F21 = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। यहाँ पे हमने स्पेशली F के लिए नोटेशन यूज कर लिया था F21, इसलिए उसे ही डिनोट कर दिया गया। बाकी यहाँ पे लगाया गया कुलाम्स लॉ का स्केलर फॉर्म ही, सब वैल्यू ला के पुट कर दीजिए। 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 का वैल्यू 0.4 × 10⁻6, Q2 का वैल्यू 0.8 × 10⁻6 और R का वैल्यू आपने क्वेश्चन नंबर ए के सॉल्यूशन में पाया है 0.12, उसे ही ला के यहाँ पुट कर दिया गया तो हमें मिल गया 0.12 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है, 0.4 का मल्टीप्लाई 0.8 में करेंगे तो ये आ जाएगा
32 और 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 के साथ हुआ तो ये हमें मिल गया 10⁻⁻12। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। 9 का मल्टीप्लाई करना है 32 में, यहाँ पे डेसिमल को हटाने का काम किया गया और 0.12 का जो स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं 12 का स्क्वायर होता है 144, क्योंकि 0.12 का स्क्वायर था तो वही आपकी स्क्रीन पे मिल गया 0.0144। यहाँ पे इसी को सॉल्व करके फाइनली लिखा गया 9 × 32 × 10⁻⁻5 अपॉन 144 × 10⁻⁻4। यहाँ पे बस डेसिमल को हटा के 10 के पावर के रूप में इसे एडजस्ट किया गया। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमें आंसर आएगा वो आंसर मिलेगा 0.2 न्यूटन। यानी कि जो बी नंबर क्वेश्चन है उसका जो फाइनल आंसर मिला, यानी कि चार्ज Q2 के ऊपर चार्ज Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो है 0.2 न्यूटन। अब अगर आपने क्वेश्चन में जो वैल्यू दिया गया था उसे ध्यान से देखा है तो आपके मन में यह क्वेश्चन जरूर अराइज हुआ होगा कि Q2 का जो वैल्यू है वो तो माइनस में दिया गया था। Q2 का वैल्यू -0.8 माइक्रोकुलाम था, जिसे कुलाम में चेंज करके लिखा गया था -0.8 × 10⁻⁻6 कुलाम। मगर कहीं भी सॉल्व करते समय हमने इस माइनस का यूज नहीं किया। उसे समझते हैं ऐसा क्यों किया गया। क्वेश्चन नंबर ए में पूछा गया था कि डिस्टेंस कितना है, आपको आर का वैल्यू निकालना था और आप यह जानते हैं कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम Q2 का वैल्यू निगेटिव में यूज कर लेते तो हमें जो फाइनल आर का आंसर मिलता वो मिलता -0.12 मीटर। आंसर जो आता वो निगेटिव में आ जाता और आप जान रहे हैं डिस्टेंस को हम निगेटिव में लेके काम नहीं कर सकते, या फिर यूँ कहें डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो डिस्टेंस निगेटिव ना हो, हमारा आंसर निगेटिव में ना आ जाए, इसलिए यहाँ पर Q2 के वैल्यू का निगेटिव इस्तेमाल नहीं किया गया। Q2 का जो वैल्यू था डायरेक्ट हमने उसे ही यूज कर लिया। निगेटिव लेने से यहाँ पे हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन था जिसका जो बी वाला पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, इसमें आप चाहते तो Q2 का वैल्यू माइनस लेके काम कर सकते थे। आप Q2 का वैल्यू माइनस लेके काम करते, फाइनल आंसर आता -0.2 न्यूटन। मगर जो मैग्नीट्यूड है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड आपको 0.2 न्यूटन ही मिलता। ये जो निगेटिव वैल्यू है वो सिर्फ ये बताने का काम करता कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है। अगर आप माइनस का यूज करते तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का लास्ट में नेचर मेंशन करना पड़ता। वो नेचर होगा कौन सा, तो माइनस आया है तो इसके कारण वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। आप यहाँ पे क्वेश्चन से वैसे भी समझ रहे हैं कि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है। जब अपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही एक्ट करता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही लगेगा। तो अगर आप माइनस यूज कर भी लेते इसके बी वाले पार्ट में तो वो गलत नहीं होता, बस लास्ट में आपको एक लाइन मेंशन कर देना पड़ता कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वह किस नेचर का है, तो वह जो फोर्स का नेचर होगा वह आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नेचर तो पूछा नहीं गया था, इसलिए बी वाले पार्ट में भी Q2 के माइनस वाले वैल्यू को यूज नहीं किया गया। अगर आप यूज कर भी देते हैं तो भी ये गलत नहीं होता। अब हम मूव करेंगे आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में जो पूछा गया है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसे देखते हैं। 4 पॉइंट चार्ज QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकुलाम, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is equal to 2 microcoulomb and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन में जो पॉइंट है उसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, वो POINT होगा, वो टाइप करते समय PONIT हो गया है। खैर उसे जाने दीजिए, आप ध्यान रखिएगा कि वो बस स्पेलिंग मिस्टेक है, ह्यूमन एरर है, वो गलती से हो गया है। क्वेश्चन में कहा क्या गया, QA का वैल्यू दिया गया 2 माइक्रोकुलाम। क्वेश्चन में आपके पास 4 अलग अलग चार्ज के वैल्यू दे दिए गए हैं, QA का वैल्यू, QB, QC और साथ ही साथ QD का। इन चारों का वैल्यू आपको दिया गया है। इन्हें रखा कहाँ गया, तो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का भी नाम आपको दे दिया गया ABCD। हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका जो कॉर्नर्स है ABCD, उस
पे QA, QB, QC और QD चार्ज रखे गए हैं और स्क्वायर का जो साइड है वो भी आपको इस क्वेश्चन में बता दिया गया कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। इसके साथ ही साथ उस स्क्वायर के सेंटर पर 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज और रखा गया। पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो कॉर्नर पे ये चारों चार्ज रखे हुए हैं अर्थात QA, QB, QC और QD, ये चारों चार्ज मिलकर सेंटर पर 1 माइक्रोकूलाम के रखे चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, यही आपको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम काम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिया गया उसे पहले नोट करते हैं। सिंस इट इज गिवन डेट QA का वैल्यू दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, QB का वैल्यू दिया गया -5 माइक्रोकूलाम, QC का वैल्यू दिया गया है 2 माइक्रोकूलाम, QD का वैल्यू दिया गया -5 माइक्रोकूलाम और इसके साथ ही जो स्क्वायर का साइड है उसका भी वैल्यू दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें रिक्वायरमेंट है एक स्क्वायर का, तो हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। स्क्वायर का नाम क्वेश्चन में पहले से ही दे के रखा है ABCD, तो हम जो स्क्वायर बनाएंगे उसमें भी उसी का यूज करेंगे। जब क्वेश्चन में पहले से नोटेशन यूज कर लिया गया तो उसे हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमने काम क्या किया, एक स्क्वायर बनाया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ABCD एक स्क्वायर है जिसका सेंटर O है। जैसा क्वेश्चन में वैल्यू दिया गया था उसी के अकॉर्डिंग हमने इसके सेंटर पर 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रख दिया और जो भी कॉर्नर्स हैं उन कॉर्नर्स पे QA, QB, QC, QD को लाके रख दिया। जिसका जो सबस्क्रिप्ट था उसको उसी कॉर्नर पे लाके रखा गया। A के पास QA को रखे हैं, B के पास QB को रखा गया, C के पास QC को रखा गया, D के पास QD को रखा गया। अब इन चारों के कारण सेंटर पर जो 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज है उसके ऊपर आपको फोर्स निकालना है। इसको पहले समझ लीजिए क्योंकि ये निकालते समय आपको काफ़ी काम आने वाला है। जो QA के पास चार्ज है उसके वैल्यू को देखिए और साथ ही साथ जो सेंटर पे चार्ज रखा गया उसके वैल्यू को देखिए। QA के पास है 2 माइक्रोकूलाम, सेंटर पे रखा गया है 1 माइक्रोकूलाम। दोनों के दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज है और आप जानते हैं जब पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तब वहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करता है। QA और सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है जिसे हम आगे QO से डिनोट करेंगे, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा जिसे डिनोट करने के लिए FA का यूज किया गया। ये फोर्स ऑफ रिपल्सन किस डायरेक्शन में लगाएगा वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि FA किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अब हम बात करते हैं QC को लेके। QC जो है वो 2 माइक्रोकूलाम का है और सेंटर पे 1 माइक्रोकूलाम है। फिर से यहाँ दोनों पॉजिटिव नेचर के चार्ज हैं और जब पॉजिटिव नेचर के चार्ज होते हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ही एक्ट करता है। तो QC भी 1 माइक्रोकूलाम के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा जिसे FC द्वारा डिनोट किया गया, जिसका डायरेक्शन भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से हम जो QD है उसके लिए भी कह सकते हैं QD -5 माइक्रोकूलाम है और सेंटर पे +1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा हुआ है। इस बार यहाँ पर एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा निगेटिव हो गया और जब अपोजिट नेचर के चार्ज मिलते हैं यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। तो QD जो है वो 1 माइक्रोकूलाम के ऊपर FD फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रूप में लगाएगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी तरह से QB का वैल्यू भी निगेटिव में है तो वह भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा जिसे FB द्वारा डिनोट किया गया है। अब यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करें तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि QA और QC दोनों का वैल्यू सेम है तो दोनों जो फोर्स लगाएंगे उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, बस डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों डायरेक्शन चेंज होगा? क्योंकि दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएंगे। FA अलग डायरेक्शन में है तो FC ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, मगर दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा और अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ, डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। उसी तरीके से हम FB और FD के लिए भी कह सकते हैं। इस बार भी दोनों का वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों का जो चार्ज का यूज किया गया वो -5 माइक्रोकूलाम है और सेंटर पे 1 माइक्रोकूलाम है। तो FB और FD का भी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम ही आने वाला है। वो आएगा कितना, वो तो जब हम क्वेश्चन को लगाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। यह जो मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है तो यह भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो यहाँ से आपको एक कॉमन सेंस तो मिल रहा है कि जब सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो सेंटर पे जो 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा हुआ है उसके ऊपर फोर्स आखिर लगेगा कैसे। खैर वो फोर्स का वैल्यू होगा कितना वो तो अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए तो आपके पास FA, FB, FC और FD ये चार फोर्स हैं तो हमें क्या चारों को निकालना पड़ेगा?
ऐसा नहीं है। हम सिर्फ एक ही फोर्स को निकालेंगे, एक ही फोर्स की सहायता से सिमिलरली करके बाकी के लिए भी हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको भी नोट करते समय वैसा ही करना है। तो हम किसी एक ही फोर्स को लेके अपना पूरा कार्य करेंगे। तो हम काम क्या करते हैं, पहले FA को इस्तेमाल कर लेते हैं, FO को लेके काम करेंगे और FA के अकॉर्डिंग जैसा भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसी रिजल्ट के बेस पे फोर्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे। यह जो स्क्वायर है, कुछ स्क्वायर की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो आप जानते हैं कि स्क्वायर का जो साइड है वो इक्वल होता है। इसके जो भी 4 साइड हैं AB, BC, CD और DC ये सब एक दूसरे के इक्वल होंगे और क्वेश्चन में आपको इसका वैल्यू पहले से दिया जा चुका है 10 सेंटीमीटर। तो वही आपके सामने लिखा गया AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और आपको कई बार बताया जा चुका कि हम हमेशा SI सिस्टम का यूज करेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 को हमने 100 से डिवाइड दे दिया तो मिला 0.1 मीटर। स्क्वायर का एक और प्रॉपर्टी होता है कि इसके जो डायगोनल हैं, यहाँ पे आप जान रहे हैं जो स्क्वायर ABCD है उसका डायगोनल AC और BD है। तो ये जो डायगोनल है, डायगोनल एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब इसके सेंटर पे दोनों डायगोनल मिल रहे हैं। तो इस कारण यहाँ पे OA, OB, OC और OD ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी स्क्वायर के प्रॉपर्टी के कारण हमने लिखा OA इज इक्वल टू OB, OB इज इक्वल टू OC, OC इज इक्वल टू OD। आपसे अभी कहा गया कि हम सबसे पहले FA को निकालेंगे। FA यानी कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ के फार्मूले में हमें रिक्वायरमेंट होता है Q1, Q2 और साथ ही साथ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R, उसे हमें पहले चाहिए। उसी की सहायता से हम यहाँ पे FA का वैल्यू निकाल सकते हैं। Q1 का काम यहाँ पे QA कर रहा है क्योंकि वो 2 माइक्रोकूलम हमें मिला हुआ है। Q2 का काम सेंटर पे जो चार्ज रखा गया है 1 माइक्रोकूलम का वो कर देगा, जिसे हम QO से डिनोट कर लेंगे। बच गया R, A से लेके O तक इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा R। मगर क्वेश्चन में कहीं पर भी इनके बीच के डिस्टेंस को नहीं दिया गया है। उसी डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें स्क्वायर का ये जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करना पड़ेगा। तो हम जान रहे हैं कि AC इस स्क्वायर का डायगोनल है। तो हम निकालने के लिए करेंगे क्या, AO को हम लिख सकते हैं हाफ AC, क्योंकि आप स्क्रीन पर अच्छे से देख के समझ रहे हैं डायगोनल का आधा करने पे ही हमें AO मिल रहा है। तो AO को हमने लिख दिया 1/2 AC। और AC जो है, अगर आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ABC ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो उसके परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यहाँ पे 90 डिग्री B के पास बन रहा है तो B के सामने वाला हाइपोटेनस का काम करेगा। यहाँ पे हम मैथ का क्वेश्चन तो सॉल्व कर नहीं रहे हैं कि हमें एंगल का रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल दिया भी नहीं गया, तो कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है यहाँ पे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता चल गया कि AC जो है वो हाइपोटेनस का काम करेगा। तो AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा AB के स्क्वायर के प्लस BC के स्क्वायर के। हमें AC का स्क्वायर नहीं AC चाहिए, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। उसे ही लिखा गया जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 1/2 AC को हमने लिख दिया 1/2 अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्क्वायर के प्रॉपर्टी जो है उसमें जो चारों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हम BC को AB के इक्वल लिख सकते हैं। वही हमें मिलेगा AO इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट में AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब दोनों को किसी एक में बनाना था, आप चाहे तो BC को AB के रूप में लिख दीजिए या फिर EB को BC के रूप में लिख दीजिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो चारों साइड का वैल्यू है वो आपका 10 सेंटीमीटर का ही है। तो यहाँ पे आप किसी को किसी के रूप में भी लिख सकते हैं। दोनों आपके पास AB स्क्वायर आया, दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमें मिल जाएगा 2AB स्क्वायर। अंडर रूट से 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, AB स्क्वायर निकल सकता है, उसे ही निकाल दिया गया। तो हमारे पास फाइनल मिल गया 1/2 अंडर रूट 2 इंटू AB। अब ये जो हमें वैल्यू मिला है AO इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट 2 AB, इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। AB का वैल्यू क्वेश्चन में हमें दिया जा चुका था 10 सेंटीमीटर, जिसे हमने 0.1 मीटर के रूप में लिखा था। उसी को यहाँ पुट कर देते हैं 1/2 अंडर रूट 2 इंटू 0.1। इसी को थोड़ा और सॉल्व करते हैं। 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसी को यहाँ पे लिखा गया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक अंडर रूट 2 से दूसरा अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमें मिलेगा AO इज इक्वल टू 1/√2 इंटू 0.1। आप चाहे तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, अंडर रूट का वैल्यू 1.414 पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मगर हम हमेशा यह काम करते हैं कि जो भी कैलकुलेशन हो वो कितना ईजी वे में सॉल्व हो जाए, उसे ही करने का हम हमेशा काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व
सॉल्व भी कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा कैलकुलेशन जो है वो लेंदी हो जाएगा। क्यों लेंदी होगा? क्योंकि आप जान रहे हैं कि AO जो है वो R का काम करने वाला है और फॉर्मूले में हमें R स्क्वायर करना है। ये बताइए, अगर आप डेसिमल को यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे उसमें भी आपका टाइम वेस्ट होगा, फिर उसका स्क्वायर भी आपको करना पड़ेगा। तो ये इतना ज़्यादा करने की कोई भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। आप सिंपली इस वैल्यू को लेके चलिए, जैसे ही स्क्वायर करेंगे √2 से 2 डायरेक्ट हट जाएगा। 0.1 को हम 10 का यूज करके आसानी से डेसिमल से हटा सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को ईजी रखते हुए हमें काम करना है। आपके पास जो जो वैल्यू आ चुके हैं उसे एक साथ लिखा गया है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। QA = 2 माइक्रोकुलाम। आपको बताया गया कि हम माइक्रोकुलाम की जगह कुलाम का यूज करेंगे, तो इसीलिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। QA का वैल्यू हो गया 2 × 10⁻⁻6 कुलाम। QO जो कि सेंटर पे रखा हुआ चार्ज था 1 माइक्रोकुलाम, इसको लिखा गया 1 × 10⁻⁻6 कुलाम। और R का जो काम कर रहा है वो AO है, इसका वैल्यू मिला है 1/√2 × 0.1। अब हम कुलाम्स लॉ का यूज करते हैं। फ्रॉम कुलाम्स लॉ F = K Q1 Q2/R²। दैट्स इम्प्लाइज F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। आपको जब स्क्वायर दिखाया गया था वहाँ पे सब बताया गया था कि FA जो है वो FC के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, बस डायरेक्शन ही अपोजिट है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया FA का जो वैल्यू है वो बराबर है FC के। FA = FC। यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे हमने वेक्टर नोटेशन में नहीं यूज किया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के रूप में ही डिनोट किया है, इसलिए हम FA = FC लिख सकते हैं। अगर वेक्टर के साथ लिखते हैं तब तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग था, तो FA = FC डायरेक्ट नहीं लिख पाते अगर वेक्टर के फॉर्म में ये डिनोट होता। तो वैल्यू कितना 1/4πε0। Q1 का काम QA कर रहा है, Q2 का काम QO कर रहा है और R का वैल्यू AO का काम करेगा। उसी को यहाँ पे हमें ला के रख देना है, उसे ही रखा गया 9 × 10⁻9। QA का वैल्यू 2 × 10⁻6, Q2 का वैल्यू 1 × 10⁻6 और 1/√2 × 0.1 इस पूरे का स्क्वायर, जो कि आपका R का वैल्यू है जो AO से हमें मिला है। अब इसी को थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 9 का मल्टीप्लाई 2 में कीजिए तो 18 हो जाएगा। 10 के पावर को एडजस्ट कीजिए, 10 का पावर 9 -6 तो ये मिलेगा +3 और 3 में से -6 कर देंगे तो ये आ जाएगा -3। नीचे है 0.1 का स्क्वायर और 1/√2, तो 0.1 के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10⁻²। 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/2। यहाँ पे डिवाइड के अपॉन में फिर डिवाइड है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, उसे ही लिखा गया × 2 करके। तो FA का वैल्यू आया 18 × 10⁻³ अपॉन 1 × 10⁻² × 2। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो फाइनली आपको मिलेगा 3.6 न्यूटन, क्योंकि फोर्स आपने निकाला है तो फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है, उसे ही आपने यहाँ पे यूज किया। अब हम थोड़े डायरेक्शन को लेके काम कर लेते हैं। FA का तो वैल्यू हमें पता चल चुका, FA का वैल्यू आ गया 3.6 न्यूटन। अब इसे हम वेक्टर फॉर्म में जब डिनोट करेंगे FA होगा FC के इक्वल मगर माइनस साइन के साथ, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में अपोजिट थे। अब यहाँ पर आपको FB और FD दोनों के लिए फिर से कैलकुलेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। तो सिमिलरली करके हमने डायरेक्ट लिख दिया FB = -FD। आपको जो सेंटर पे चार्ज रखा गया था जिसे आपने QO से डिनोट किया है उसी के ऊपर इन सभी चार्ज के कारण नेट फोर्स निकालना है। F नेट होगा कितना, जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन सभी का सम होगा FA + FB + FC + FD। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, FA का वैल्यू जो है वो FC के बराबर आया है। दोनों वैल्यू इक्वल है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। अगर आप FA का वैल्यू यहाँ रखेंगे 3.6 तो FC का वैल्यू आपको रखना पड़ेगा -3.6, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 कर देंगे। उसी तरीके से FB और FD का वैल्यू सेम आएगा। वो आएगा कितना वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमें इसका यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था इसलिए नहीं किया। यहाँ पर FB का वैल्यू और FD का वैल्यू दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। FB के वैल्यू को आप जब FD के साथ देखेंगे तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कहने का सीधा सा मतलब FA FC से कैंसिल हो गया, FB FD से कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो हमें आंसर मिला वो मिला 0। तो जो नेट फोर्स लग रहा है उस सेंटर पे रखे चार्ज के ऊपर वह है आपका 0 न्यूटन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कंसीडर किया गया था। इसमें आपको 3 न्यूमेरिकल बताया गया। उम्मीद है कि इन 3 न्यूमेरिकल की सहायता से कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।